दिल्ली की सर्द सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क के दूसरी तरफ कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी कोहरे के बीच 10 साल की नन्ही पायल अपने नंगे हाथों से मूंगफली की टोकरी संभाले धीरे धीरे चल रही थी। पैरों में चप्पल फटी थी और स्वेटर इतना पुराना था कि जगह जगह से ऊन निकल आई थी। पायल स्कूल नहीं जा रही थी। आज उसकी माँ कविता की दवा खत्म हो चुकी थी। दिल की बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया था। डॉक्टर ने साफ कहा था अगर इस महीने दवा नहीं मिली तो हालात बिगड़ सकते हैं। मूंगफली बेचकर पैसे जुटाना ही पायल का एकमात्र सहारा था। वह रोज अमीर कॉलोनियों में जाती थी। कभी कोई डांट देता, कभी कोई दरवाज़ा बंद कर देता, तो कभी गार्ड भगा देता। लेकिन उस दिन वह एक ऐसी कोठी के सामने रुकी जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ रहने वाला आदमी दिल से बहुत अमीर है पर बहुत अकेला भी। कोठी का नाम था मेरा हाउस। पायल ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। कुछ देर बाद इंटरकॉम से आवाज़ आई, कौन? नमस्ते अंकल, मूंगफली है बहुत ताज़ी। पायल की आवाज़ में डर भी था, उम्मीद भी। कुछ देर खामोशी रही, फिर दरवाज़ा खुला। सामने खड़ा था राघव मेहरा, शहर का मशहूर उद्योगपति। महंगे कपड़े पर आंखों में अजीब सी बिरानी। अंदर आ जाओ, उसने कहा। पायल डर गई, पर उसके पेट की आवाज़ और माँ की दवा की याद ने उसे अंदर कदम रखने पर मजबूर कर दिया। घर बेहद सुंदर था लेकिन ठंडा, बिल्कुल ऐसा जैसे वहाँ कभी हंसी रही ही ना हो। राघव पानी लेने अंदर गया। तभी पायल की नज़र दीवार पर पड़ी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर देखकर उसके हाथ से टोकरी गिर गई। तस्वीर में उसकी माँ कविता थी। युवा मुस्कुराती हुई, आंखों में सपने लिए। ये मेरी माँ है आप। पायल की आवाज़ कांप रही थी। राघव का गिलास हाथ से छूट गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं पायल और ये मेरी माँ है। आपके घर में उनकी तस्वीर क्यों है? राघव की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। पायल जैसे पत्थर बन गई। राघव ने कांपती आवाज़ में सच बताया। 15 साल पहले कविता उसकी ज़िंदगी में थी। वह उसकी कंपनी में काम करती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जब कविता गर्भवती हुई, राघव डर गया। समाज से, परिवार से और अपनी इज्जत खोने से। उसने कविता को छोड़ दिया, पैसों की पेशकश की, लेकिन भरोसा नहीं दिया। कविता चली गई और राघव ने उसकी तस्वीर को ही अपना सजा बना लिया। मैं हर रोज़ यह तस्वीर देखकर खुद को सजा देता हूँ, राघव रोते हुए बोला। पर आज मेरी सजा खुद चलकर मेरे सामने आई है। पायल ने धीरे से कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आप सच में मेरे पापा हैं तो क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? उस मासूम सवाल ने अरबपति आदमी को तोड़ दिया। मैं तुम्हारी माँ को नहीं खोने दूंगा, राघव ने कहा। इस बार मैं नहीं भागूंगा। उसी दिन कविता को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे अच्छे डॉक्टर आए, इलाज शुरू हुआ। कई दिनों बाद कविता की आंखें खुली और सामने उसने राघव को देखा। तुम क्यों आए? कविता ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। माफ़ी मांगने नहीं, राघव बोला, जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस पायल को देखा। पायल मुस्कुराई। 1 महीने बाद पायल स्कूल जाने लगी। कविता ठीक होने लगी और मेहरा हाउस में पहली बार हंसी गूंजी। दीवार पर अब 2 तस्वीरें थीं। एक पुरानी जो गलती याद दिलाती थी, एक नई जिसमें माँ, पिता और बेटी तीनों साथ मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी भगवान सच को एक मासूम बच्चे के हाथों
हमारे दरवाजे तक भेज देता है। अस्पताल के सफ़ेद दीवारों के बीच जैसे समय थम सा गया था। मशीनों की हल्की हल्की बीप और दवाइयों की गंध हवा में घुली हुई थी। कविता बेड पर लेटी थी। उसका चेहरा पहले से बेहतर था, लेकिन आंखों में अभी भी वर्षों का दर्द छिपा था। बेड के एक ओर पायल बैठी थी और दूसरी ओर खड़ा था राघव मेहरा, वह आदमी जिसने कभी डर के कारण इस जिंदगी से मुंह मोड़ लिया था। पायल ने धीमी आवाज में पूछा। कविता ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल कांप उठा। हाँ बेटी, ये वही इंसान है। उसके शब्दों में ना नफरत थी ना मोहब्बत, बस थकान थी। राघव धीरे से आगे बढ़ा। कविता, मुझे पता है मेरे शब्द अब कोई मायने नहीं रखते, पर मैं भागा नहीं था तुम्हारी जिम्मेदारी से, मैं अपने डर से भागा था। कविता ने उसकी ओर देखा। डर? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली। डर तो मुझे भी लगा था राघव, अकेले माँ बनने का, समाज के तानों का, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी को चुना। यह सुनकर राघव की आंखें भर आई। उसी वक्त डॉक्टर आए। मरीज की हालत स्थिर है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उन्हें मानसिक शांति बहुत जरूरी है। राघव समझ गया, पैसों से इलाज हो सकता है, पर टूटे भरोसों से नहीं। उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन खबर फैली। उद्योगपति राघव मेहरा ने अपनी बेटी और पुराने रिश्तों को स्वीकार किया। मीडिया अस्पताल के बाहर जमा हो गया। पायल डर गई। पापा, ये लोग क्यों आए हैं? उसने कांपते हुए पूछा। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। सच से डरने का वक्त अब खत्म हो गया है। कैमरों के सामने राघव ने सब कुछ स्वीकार किया, अपनी गलती, अपनी कायरता और अपनी बेटी। आज अगर मेरी बेटी मुझे पहचानती है तो आज मैं खुद को अमीर नहीं बल्कि सबसे खुश इंसान मानूंगा। पूरा देश चुप था, लेकिन कविता अभी भी चुप थी। राघव उसके पास आया। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, वह बोला। ना शादी ना नाम, बस पायल का हक निभाने दो। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें पता है राघव, उसने कहा, सबसे मुश्किल चीज होती है किसी को दोबारा भरोसा देना। पायल ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। माँ, मुझे बड़ा घर ना चाहिए, ना टीवी ना गाड़ी, वह मासूमियत से बोली। बस आप दोनों साथ रहो। कविता की आंखें बंद हो गई। वह समझ गई भगवान ने जवाब उसकी बेटी के रूप में भेज दिया है। कुछ हफ्तों बाद कविता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह सीधे मेहरा हाउस नहीं गई। राघव ने एक छोटा सादा घर लिया, बिल्कुल वैसा जैसा कविता को पसंद था। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक माँ, एक पिता और एक बेटी। दीवार पर वही पुरानी तस्वीर टंगी थी, लेकिन उसके नीचे लिखा था, गलतियों से भागो मत, उन्हें सुधारो। नया घर छोटा था मगर उसमें सुकून था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आती और पायल की हंसी पूरे घर को जगा देती। कविता अभी पहले से बेहतर थी। दवाइयाँ असर कर रही थी, लेकिन दिल का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। राघव हर सुबह खुद चाय बनाता, पायल को स्कूल छोड़ने जाता और कविता की दवाइयों का समय याद रखता। वह कुछ साबित नहीं करना चाहता था, वह बस निभा रहा था। एक दिन स्कूल से पायल रोती हुई घर आई। पापा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक लड़के ने कहा, मैं बिना शादी के पैदा हुई हूँ। कविता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राघव चुप रहा, फिर पायल के सामने घुटनों पर बैठ गया। बेटी, उसने धीरे से कहा, तुम प्यार से पैदा हुई हो और प्यार कभी गलत नहीं होता। उसी दिन राघव स्कूल गया। सबके सामने उसने कहा, अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो मुझे, मेरी बेटी को नहीं। पूरा स्कूल खामोश हो गया।
अब बारी थी राघव के परिवार की। उसकी माँ पहली बार मिलने आई। कविता ने सिर झुका लिया, लेकिन पायल आगे बढ़ी और उनके पैर छू लिए। दादी, वह बोली, माँ ने मुझे अकेला बड़ा किया है, पापा अब साथ हैं। क्या आप भी रहोगी? एक बूढ़ी औरत का दिल और कितनी बार सख्त रह सकता था। आंखों से आंसू बह निकले। गलती मेरी भी थी, उन्होंने कहा। मैंने समाज चुना, इंसान नहीं। एक रात कविता की तबीयत फिर बिगड़ गई। राघव घबराया नहीं। वह पूरी रात अस्पताल में बैठा रहा, एक पल भी नहीं सोया। सुबह कविता की आंख खुली तो राघव वहीं था। अब भी यहाँ हो? कविता ने कमजोर मुस्कान से पूछा। इस बार कहीं नहीं जाऊंगा, राघव ने कहा। कविता ने गहरी सांस ली। राघव, उसकी आवाज़ भर आई। क्या तुम फिर से मुझे पत्नी बनाने के लिए नहीं, बराबर का इंसान मानकर अपनाओगे? राघव की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें खोने का जोखिम फिर कभी नहीं लूँगा। कोई बड़ा हॉल नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस मंदिर, 3 फूलों की माला और पायल के हाथ में पूजा की थाली। पायल मुस्कुराई। आज मेरी सबसे बड़ी मूंगफली बिक गई, उसने कहा। मेरा परिवार। घर की दीवार पर अब 3 तस्वीरें थीं। कविता की पुरानी तस्वीर, राघव की वह तस्वीर जब वह अकेला था, और एक नई तस्वीर जहां तीनों साथ हंस रहे थे। गलतियां इंसान करता है, पर माफ़ी उसे इंसान बनाती है। पिता होना नाम से नहीं, निभाने से होता है। भरोसा टूटे तो जोड़ना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। कभी कभी एक बच्चा पूरे समाज से बड़ा सच बोल देता है। शहर का सबसे बड़ा होटल, रॉयल क्राउन पैलेस। आज यहाँ एक हाई प्रोफाइल कारपोरेट अवार्ड नाइट थी। देश की नामी कंपनियाँ, बड़े अधिकारी, मीडिया, कैमरे सब मौजूद थे। स्टेज पर ब्रांडिंग लगी थी। LED स्क्रीन चमक रही थी। लाइट से ऑन थी, लेकिन माइक खाली था। जिस मशहूर एंकर सिंगर को होस्टिंग और ओपनिंग परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, उसने शो से ठीक 30 मिनट पहले मैसेज किया, सॉरी, पर्सनल इमरजेंसी, आई कांट कम। 5 लाख एडवांस जा चुका था। कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वक्त नहीं। इवेंट मैनेजर राहुल मेहरा पसीने में था। अगर शो लेट हुआ तो क्लाइंट, मीडिया सब हाथ से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे सर? स्टेज पर कौन आएगा? उसी वक्त होटल के पिछले स्टोर रूम में एक 14 साल का लड़का अर्जुन केबल्स समेट रहा था। साधारण यूनिफॉर्म, कंधे पर टूल बैग, बाल बिखरे हुए। वह हेडफोन में कुछ सुन नहीं रहा था, वह खुद गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन सुर बिल्कुल सटीक। उसने सुना, अगर ओपनिंग नहीं हुई तो पूरा शो बैठ जाएगा। अर्जुन की उंगलियां रुक गई। उसके पिता कभी थिएटर में सिंगर थे। पिता कहते थे, बेटा, आवाज़ भगवान देता है, मौका इंसान। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, सीधे आगे नहीं गया। पहले रुका, फिर धीरे से बोला, सर, अगर चाहे तो मैं ओपनिंग कर सकता हूँ। सबने पलटकर देखा। एक स्टेज टेक्नीशियन। किसी ने हंसी दबाई, किसी ने कहा, ये इवेंट है, स्कूल फंक्शन नहीं। राहुल चुप रहा। उसके पास ऑप्शन नहीं थे। क्या कर सकते हो, कविता या गाना, दोनों? 30 सेकंड का साइलेंस। ठीक है, अगर खराब हुआ तुरंत स्टेज छोड़ देना। अर्जुन ने सिर हिलाया। स्टेज पर पहली बार माइक उसके लिए भारी था। लाइट आंखों में चुभ रही थी। पूरी ऑडियंस सूट बूट में बैठी थी। उसने आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। कुछ आवाज़ें तालियों के लिए नहीं होती, कुछ आवाज़ें बस सच्ची होती है। फिर उसने गाना शुरू किया। ना कोई बैकअप सिंगर, ना कोई ऑटो ट्यून,
बस कच्ची साफ ईमानदार आवाज़। पहली पंक्ति में ही फ्रंट रो में बैठे सीईओ ने फ़ोन नीचे रख दिया। मीडिया कैमरे रुक गए। हॉल खामोश हो गया। 3 मिनट बाद जब आखिरी लाइन खत्म हुई, पूरा हॉल खड़ा हुआ। तालियां नहीं, सम्मान था। मौका जिसने ज़िंदगी बदली। राहुल स्टेज पर आया। आज हमारे शो की शुरुआत किसी ब्रांडी ने नहीं, एक आवाज़ ने की है। उसी रात अर्जुन को म्यूजिक स्कॉलरशिप मिली। एक थिएटर ग्रुप ने साइन किया। पढ़ाई का खर्च स्पॉन्सर हुआ। और जिसने शो कैंसिल किया था, उसका नाम इंडस्ट्री की ब्लैक लिस्ट फाइल में चला गया। टैलेंट को कपड़े नहीं चाहिए, मंच को नाम नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आवाज़ स्टेज के पीछे खड़ी होती है। एक थिएटर ग्रुप ने साइन किया। पढ़ाई का खर्च स्पॉन्सर हुआ। और जिसने शो कैंसिल किया था, उसका नाम इंडस्ट्री की ब्लैक लिस्ट फाइल में चला गया। टैलेंट को कपड़े नहीं चाहिए, मंच को नाम नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आवाज़ स्टेज के पीछे खड़ी होती है।